हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो दो यहाँ पे वीडियो हो चुका है इस सेशन का। इसमें थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड पार्ट में हमारा जो टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। सो इससे पहले हमने ये पढ़ा कि कॉमर्स क्या होता है ना। हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होता है, कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये सभी तो हमने देख लिया। अब आखिर हमारे कंट्री का इतिहास क्या है कॉमर्स का, ये हम लोग देखते हैं। हमारा जो कंट्री है ना, वो काफी उसका इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है, जिसे गोल्डन पास्ट हम लोग कह सकते हैं। सो इंडिया का जो हिस्ट्री है उसे गोल्डन पास्ट भी कहा जा सकता है ना। कुछ कॉन्टेक्स्ट में, सभी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट मेजरली ट्रेड का जब बात करें तो वो गोल्डन पास्ट ही है। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड वाइटल रोल सिंस टाइम मेमोरियल। India had a golden past, and the trading activities had a significant contribution to its prosperity and gains. The archaeological evidences have shown that trading activities were mainstay of the economy in ancient times, which were carried out by both water and land route. Silk route and maritime trade were quite prominent in transporting goods and commodities for trading purposes. तो हमने ये थोड़ा टेक्सटुअल फॉर्मेट को तो देख लिया कि आगे टेक्स्ट में क्या बोला गया। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आपके सामने आप देख सकते हो, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। तो जनरली ये जो डेटा लिया गया है तो ये काफी पास्ट ट्रेड को शो करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा ये है इंडिया, ठीक है। और ये रेड रूट से हमारा क्या है कि लैंड वाले जो रूट्स हैं वो रेड से डिनोटेड हैं, और जो ब्लू वाले जो रूट्स हैं वो है मैरीटाइम। मैरीटाइम क्या हो गया? मैरीटाइम बेसिकली क्या हो जाता है कि जो ओशियन वाटर रूट से जो ट्रेड हो रहा है दैट इज मैरीटाइम ट्रेड। ओके। और सिल्क रूट उस टाइम बहुत ज्यादा फेमस था। सिल्क रूट जनरली क्या था, वो लैंड ट्रेड था, ठीक है। लैंड के थ्रू वो क्या होता था, ट्रेड किया जाता था। तो इसे सिल्क नाम इसलिए दिया गया था, इस रूट को सिल्क रूट इसलिए दिया गया था क्योंकि उस टाइम चाइनीज सिल्क जो थे वो काफी पॉपुलर थे, ठीक है। चाइना से इंडिया भी वो सिल्क आता था, और इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो दूसरे दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे। जैसे इंडिया बहुत सारी चीजों में फेमस था, जैसे स्पाइसेस हो गया, है ना, कॉटन हो गया। तो इस तरह के या बीड्स कह ले, तो बहुत तरह के प्रोडक्ट्स में इंडिया क्या था, इंडिया बहुत ही टॉप रैंक पे चल रहा था उस टाइम, ये हम लोग कह सकते हैं। और सिल्क बेसिकली हम लोग चाइना से कुछ कुछ प्रोडक्ट वहां से भी हम लोग इंपोर्ट करवाते थे। इसीलिए बेसिकली इस रूट को ज्यादातर ये क्या होता था, सिल्क ट्रांसपोर्टेशन या सिल्क एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यूज किया जाता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट कहा गया। इंडिया का जो पास्ट है उसे गोल्डन पास्ट क्यों कहा जाता है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो ट्रेड था, इंडिया जो ऐसा हमारा इकोनॉमी उस टाइम था कि हर तरीके से प्रॉस्पेरस, हर तरीके से समृद्ध, ठीक है। द गुड्स वर ट्रेडेड बोथ इंटरनली and to the foreign lands, which generated surplus income. As a result, people were engaged in various economic activities such as agriculture, domestication of animals, weaving cotton, dyeing fabrics, making clay pots, utensils and handicraft, sculpting, cottage industry, masonry, इतना सारा कुछ, और उसमें भी एटसेट्रा लगा है अभी, है ना। अब ये देखो कि इतना ज्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता था हमारे कंट्री से। इतना रिच इकोनॉमी था हमारा कि एग्रीकल्चर में तो रिच था ही। एग्रीकल्चर में रिच होने का काफी कारण था कि हमारा लैंड फर्टाइल था, हमारा जो सीजन था, मानसून जो था या क्लाइमेटिक कंडीशंस जो था वो काफी फेवरेबल था, और हर तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ करते थे। हमें यहाँ पे आगे अभी हम लोग देखेंगे कि इसे स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के भी पुकारा जाता है इंडिया को, ठीक है। ये सभी जो प्रोडक्ट्स थे जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन सभी में भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था हमारा कंट्री, ठीक है। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप, जिसको कारखाना कहते थे, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर important components for economic life. This money was channelized into further investment and led to dominant growth of indigenous banking system to finance trading activities. इसके बारे में भी आगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंडिया का जो ट्रेड था वो काफी रिच था, है ना। हर एक प्रोडक्ट में काफी रिच था। अलग अलग कंट्री से लोग क्या करते थे, इंडिया आते थे या इंडिया से ट्रेड करते थे स्पाइसेस का, बहुत तरीके का प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब इसमें
जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आज के डेट में आपका चेक अवेलेबल है, यूपीआई सिस्टम है ना, ये सभी चीजें अवेलेबल है, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, ये सभी चीजों तो अवेलेबल है। लेकिन उस दौरान है ना, वो पास जो मेडाइवल पीरियड था, उस दौरान कौन कौन सा हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल था जो ट्रेड को करने में आसानी हो। सो इसमें दो बहुत फेमस डॉक्यूमेंट थे जिसे हुंडीज, हुंडी और चिट्ठी कहा जाता है। ठीक है, अब ये हुंडी या चिट्ठी बेसिकली क्या था, यूज्ड इन साउदर्न रीजन, चिट्ठी उसे साउदर्न रीजन में जनरली कहा जाता था, सेम ही चीज था हुंडी या चिट्ठी। अब यहाँ पे क्या है कि these were used as document to facilitate transfer of money from one hand to another for trading activities। अब जैसे इसको समझते हैं आसान तरीके से, अब है क्या, मान लेते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इस पर्सन से सामान खरीद रहा है। ठीक है, ये पर्सन इस पर्सन से सामान खरीद रहा है, सपोज करते हैं ये है बिहार में। ठीक है, और ये है सूरत में। ठीक है, ये बिहार में है ये पर्सन और ये पर्सन सूरत में है। तो अब क्या कर रहा है, बिहार वाला जो पर्सन है वो सूरत के पर्सन से, वहां से वो क्या कर रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, सपोज कॉटन या क्लोथ, कुछ भी आप मान लो कि सामान खरीद रहा है। अब यहाँ पे ये जा रहा है इस पर्सन से मिलने और वो सामान लेके आएगा। तो इस दौरान अगर वो पैसा कैश के फॉर्म में अगर लेके जाता तो बहुत रिस्क है, चोरी हो जाए, वो कहीं गुम हो जाए। ठीक है, सो बहुत यहाँ पे रिस्क था, चोरी होने का मेनली ज्यादा रिस्क था। तो अब इससे क्या ये कर रहा है, क्या आसान तरीका अपना रहा है कि ये क्या किया कि वहां के मतलब पैसा लेके नहीं गया, वहां के साहूकार से मिला। ठीक है, एक पर्सन से मिला, कहाँ के, तो सूरत में ही ये पर्सन था। अब इस पर्सन को क्या बोला कि आप न क्या कर दो कि इस पर्सन को पर्टिकुलर क्या कर दो कि पैसे पे कर दो। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये चिट्ठी लिखा जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर ये पर्सन क्या करेगा या यही पर्सन क्या करेगा, हुंडी लिख दिया। ठीक है, अब ये हुंडी ये पर्सन लेके जाएगा, यानी कि इसको दे दिया ये हुंडी। ठीक है, ये पर्सन इसको हुंडी दे दिया। अब ये पर्सन क्या किया, इस पर्सन के पास गया हुंडी लेके और इसने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है इस पर्सन को ये हुंडी दे दिया और इससे बात भी ये कर लिया ये पर्सन कि अच्छा ऐसा ऐसा बात है, आप इसको हुंडी लेके आएगा तो आप इसको पैसे पे कर देना, और ये पर्सन ने इसको पैसे पे कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इस पर्सन को कैसे मिलेगा, तो होता क्या था कि इसका बहुत अलग अलग ब्रांचेस होता था। तो जैसे ये सूरत में था ये पर्सन है ना, उसी का ब्रांच जो होगा वो बिहार में भी होगा, तो बिहार में सेटलमेंट ये कर लेगा, ये पर्सन बिहार में सेटलमेंट कर लेगा, वहां के साहूकार और इससे मिल लिया इसके ग्रुप से कि लो ये पैसा आप उसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, सो इस तरीके से चलता था, क्योंकि उस टाइम कुछ अलग फॉर्मेट तो नहीं था, तो हमारा ये हुंडी ही हुआ करता था, जो क्या होता था कि साइन कर दिया जाता था है ना, इस साहूकार के द्वारा साइन कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, जाओ पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हुंडी हुआ करता था, हुंडी या चिट्ठी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लो आप इसका क्या है कि हुंडी वाज लिटरली मींस टू कलेक्ट, इसका मतलब होता है कि कलेक्ट करना। ठीक है, वाज रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज एंड फैसिलिटेटेड द सेफ ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो इससे ट्रेड करने में काफी आसानी हो गया। ठीक है, हुंडीज से उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी बढ़ने लगा, ये सभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे। द इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इनहैंस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशन, इससे ज्यादा कॉमर्शियल ट्रेडिंग ऑपरेशंस होने लगे। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंजॉयड द फ्रूट ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड where export exceeded import with large margin, and indigenous banking system benefited the manufacturers, traders and merchants with additional capital funds for expansion। so ये आजादी से पहले का ही बात है। ठीक है, सो उस टाइम भी ऐसा सिचुएशन था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो सरप्लस, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, सॉरी एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे थे, इंपोर्ट कम हो रहे थे। ठीक है, सो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आएंगे, सो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम काफी बूस्ट था और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को काफी बढ़ावा मिला ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम का एक एग्जांपल तो अभी मैंने ऊपर हुंडी के साथ आपको दे दिया, इसको आगे डिटेल में भी आगे के टॉपिक में अभी ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स वर लेटर इवॉल्व्ड टू फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चरल बैंक टू प्रोवाइड बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो ये तो बेसिकली क्या था, स्टार्टिंग का पार्ट था जो इंडिजिनस बैंकर्स प्रोवाइड कर रहे थे, उसके बाद बैंक भी आया और बैंक फिर क्या किया, वो सेम
फंक्शन बैंक परफॉर्म करने लगा। ठीक है, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब कुछ और यहाँ पे टॉपिक्स है, जैसे मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स वर डेवलप्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो हमारे कंट्री में बहुत अलग अलग ट्रेड सेंटर्स बनाए गए थे, है ना, जिसमें पाटलिपुत्रा जो आज का पटना है वो देखो टॉप नंबर पे आ रहा है। सो अब मौर्यन जो रूल था, सो मौर्यन पीरियड में बेसिकली जो मगध था वो सबसे ज्यादा, मगध यानी कि बिहार जो था वो सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट माना जाता था। और मगध ही क्या किया था, पूरे कंट्री को, अखंड भारत जो आज के डेट में बोला जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट अखंड यानी कि सभी को जोड़ने का, एक साथ जोड़ने का काम मौर्यन पीरियड में हुआ था। सो उस दौरान पाटलिपुत्रा, उससे पहले भी पाटलिपुत्रा जो था, मगध जो था, वो ट्रेडिंग सेंटर, वो टॉप मोस्ट ट्रेडिंग सेंटर्स में से एक था। उसी तरह से पेशावर जो आज के डेट में पाकिस्तान में, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मिथिला जो भी आपका बिहार में ही है, मधुरम, सूरत, उज्जैन, कांची, इस तरह के कुछ फेमस ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम वर, कौन कौन से मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थे, जो स्पाइसेस थे, व्हीट हो गया, सुगर हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम है ना, अफीम जिसे कहते हैं, सीसमे ऑयल, कॉटन, पैरोट, live animals and animal products etc. Major imports were horses, animal products, Chinese silk, तो अभी हमने स्टार्टिंग में चाइनीज सिल्क के बारे में बात किया था, है ना, जो सिल्क रूट से आता था। फिर लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर etc. There were all kinds of towns, port towns, manufacturing towns, mercantile towns, the sacred center and pilgrimage towns। इतने तरह के हमारे कंट्री में क्या नहीं था उस दौरान, हर एक चीज, ट्रेड भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। ठीक है, हर तरह के टाउन्स अवेलेबल थे, पोर्ट टाउन थे, है ना, पोर्ट पे जो अब जैसे वाटर रूट से हो रहा है तो पोर्ट टाउन भी अवेलेबल थे। मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे जहाँ पे एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हो रहा है। मार्केटाइल टाउन थे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सैक्रेड सेंटर्स थे, पिलग्रिमेज सेंटर्स थे, है ना, जो स्पिरिचुअल सेंटर्स जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो सभी थे। सो देयर एग्जिस्टेंस is an index of prosperity of merchant communities and professional classes। so ये एक इंडिकेशन था, इंडिकेटर था कि हमारा इकोनॉमी कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस था। और देखो कुछ हमारे अपने इकोनॉमी के बारे में और हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि बिजनेस एक्टिविटीज लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स टू ट्रेड सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन विच ग्रू द prospects of trading activities। so बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड निखर के आए। जैसे क्या क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गए, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। सो ये इंटायर कॉमर्स जो है वो डेवलप हुआ। With the active contribution of Indian traders and other merchant communities, the Indian subcontinent was popularly known as स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप। ठीक है, अब जैसे इंडिया को टाइटल मिला हुआ है, देखो, स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप। ठीक है, सो स्वर्ण भूमि का मतलब कि गोल्ड ऑफ, यहाँ पे लैंड ऑफ गोल्ड। ठीक है, स्वर्ण द्वीप यानी कि आइलैंड ऑफ गोल्ड। अब इसे गोल्ड दोनों पर्पस से बोला जाता है, अलग अलग पर्पस से बोला जाता है। एक तो सबसे पहला जो हमारा जो कंट्री था, सो उसमें ये गोल्ड, डायमंड्स, ये सभी में रिच था हमारा कंट्री, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन होता था गोल्ड का। ठीक है, सो गोल्ड में भी बहुत ज्यादा समृद्ध हमारा कंट्री था। दूसरा, इसे इसीलिए भी स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप कहा जाता है क्योंकि और भी प्रोडक्ट्स ऐसे थे ना जो गोल्ड के कंपैरिजन में ही थे, है ना, जैसे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, जो इंडिया में पाए जाते थे, तो इंडिया में पाए जाते हैं, तो बेसिकली ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो और कोई कॉन्टिनेंट्स में नहीं पाए जाते। सो अगर कहीं नहीं पाया जाएगा, एक ही जगह पे पाया जाएगा, तो गोल्ड यानी कि प्रीसियस तो होगा ही। इसीलिए हर तरीके से एग्रीकल्चर में हमारा जो इकोनॉमी था वो इतना ज्यादा समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था, है ना। उसी तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी, यहाँ के जो कारीगर थे वो भी इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते थे कि वो प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में राजा महाराज, अब राजा महाराजा जो होते थे वो अपने दरबार में वो लगाया करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो इंडिया के इंडस्ट्रीज में बनता था। ठीक है, इसीलिए इसे स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप जैसा नाम दिया गया। जो अलग अलग ट्रैवलर्स जो इंडिया आए, है ना, तो अपने बुक्स में उन्होंने मेंशन किया है इसे।
ठीक है, और बताया है कि इंडिया जैसे कंट्री को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कैसा ऐसा इकोनॉमी है, किस तरह का इकोनॉमी है, कितना वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, फिर अरब लोग तो इसे स्वर्ण सोने की चिड़िया भी कहते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से, हर तरीके से देखो, सोने से ही तौला जा रहा है हमारे इकोनॉमी को उस दौरान। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो कि जो ट्रैवलर्स थे, जैसे मेगाथिन्स हो गए, फहियान हो गए, हुएन सैंग हो गए, अल बरूनी हो गए, है ना, इब्न बतूता हो गए, फ्रेंचमैन फ्रांसियोस हो गए। तो ये सभी और भी बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स थे जो जिन्होंने अपने बुक में से मेंशन किया और इसे इस तरह के टाइटल्स दिए। फिर उसके बाद और कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिटवीन फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी सीई, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन एंशियंट एंड मिडाइवल वर्ल्ड। सोचो, लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे एंशियंट और मिडाइवल वर्ल्ड में फर्स्ट से 7th सेंचुरी तक यहाँ पे बोला गया, कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थ। टाइमलाइन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरे वर्ल्ड का जो 1/3 वेल्थ था या 1/4 वेल्थ था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास था, है ना। With the emergence of British Empire roots in India, the East India Company used revenues generated by provinces under its rule for purchasing Indian raw materials, spices, and goods. This changed the condition of the Indian economy from being an exporter of processed goods to exporter of raw material, buyer of manufactured goods. So, अब अच्छा समय ज़्यादा समय तक नहीं रहा। ठीक है, सो जब ब्रिटिशर्स ऐसे, तो बहुत सारे लोगों को जब पता चलने लगा इंडिया के बारे में कि इंडिया जैसा इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है, इंडिया जैसे कंट्री एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, सो बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे लोग, जैसे वास्को डिगामा हो गए, है ना, जैसे ये पोर्टुगीज हो गए, तो ये सभी लोग इंडिया के तरफ मूव करने लगे और इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ उनके कंट्री के थ्रू रूटेड हो। फिर 1600 में फिर बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपना एम्पायर फैलाना स्टार्ट किया हमारे कंट्री में, और फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ 200 साल का रूल। सो ब्रिटिशर्स ने अप्रोक्सीमेटली 200 साल तक रूल किया हमारे कंट्री में, और जितना भी जो भी हमने बात किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन कर दिया। जो लार्जेस्ट यहाँ पे बात किया गया इकोनॉमी का, वो हमारा इकोनॉमी पहले क्या होता था, एक्सपोर्टर था हमारा प्रोसेस गुड्स का, हमारा कंट्री कि प्रोसेस गुड्स यहाँ पे बन रहा था और दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो रहा था। अब क्या हो गया ब्रिटिश रूल में कि एक्सपोर्टर रह गया रॉ मटेरियल का, और रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में लेके जाते थे और फिर वो क्या करते थे, उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते थे और फिनिश प्रोडक्ट फिर इंडिया आके ही सेल कर देते थे। यानी हमारा ही सामान को लेके चले गए और हम ही को फिर बेच रहे हैं और ज्यादा दामों में। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था हमारे कंट्री में। ठीक है, और पूरा कंट्री हमारा इस लेवल पे पहुंच गया। फिर हमें इंडिपेंडेंस मिला, है ना। सो 1947 में 15 अगस्त को हमारा कंट्री आज़ाद हुआ। तो आज़ाद हुआ तो हमारा इकोनॉमी पूरा फ्रेश इकोनॉमी था। सो अब ये जो हमारा इकोनॉमी था, तो इसको ना, ये जो कॉन्सेप्ट को, अगर आप अभी क्लास 11 में इस चीज़ों को सुन रहे हो, सो इस कॉन्सेप्ट को एलपीजी पॉलिसीज, जो ये जो यहाँ पे मेंशन है, ये पूरा का पूरा स्टोरी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक आपका बुक आएगा इकोनॉमिक्स में, उसमें आपको पढ़ना होगा। सो खैर, अभी हम लोग ओवरव्यू, शॉर्ट में ओवरव्यू इसका ही देखते हैं और ज्यादा डिटेल में भी नहीं जानना है। सो अब उस बुक में बेसिकली इंडिया को दो पार्ट्स में, इंडियन इकोनॉमी को दो पार्ट्स में पढ़ना है, जैसे 1950 टू 1990 और फिर 1990 टू टिल नाउ। ठीक है, 1991 टू टिल नाउ। सो आखिर यहाँ पे क्या हुआ, कैसा सिचुएशन हुआ। सो हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे इकोनॉमी को पूरी नए तरीके से रीबिल्ड करना था, है ना। तो नए तरीके से हमारा इकोनॉमी पूरा फ्रेश था, लेकिन सिचुएशन तो खराब ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इस हाल में छोड़ के गए, हमारे कंट्री में पार्टीशन हो गया, है ना, कंट्री पार्टीशन को फेस कर रहा था। सो इकोनॉमी, ऊपर से इकोनॉमी हमारा पुअर इकोनॉमी था, हमारा एग्रीकल्चर भी उस लेवल पे नहीं ऑपरेट कर रहा था जो पूरे लोगों को फीड कर पाए। तो ऐसा इकोनॉमी का कंडीशन था। तो 1950 में इकोनॉमिक पॉलिसीज आए। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज में ये डिटरमाइन बेसिकली किया गया कि जो भी हमारा इंडस्ट्रीज होगा, सो इंडस्ट्रीज को बांट दिया गया, यानी कि अधिकतर जो प्रोडक्शन होंगे
और जो अधिकतर कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, है ना, वो गवर्नमेंट के हाथ में होगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होंगे। दूसरा ये किया गया कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको बढ़ावा नहीं दिया गया, एक्सपोर्ट को दिया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कर दिया गया कि इंपोर्ट ज्यादा नहीं होगा, उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया, हैवी टैरिफ यानी टैक्स ज्यादा लगा दिया गया, अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स को तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर रेस्ट्रिक्शन लगा गया कि इससे ज्यादा आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। सो इंपोर्ट पे पूरा यानी कि हमारे इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया गया। तो वही 1990 के दौरान 1990 तक आते आते हमारा इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनफॉल फेस करने लगा कि बहुत सारे स्कैम भी होने लगे उस दौरान। दूसरा हमारे इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन तो लगाया गया लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय इंपोर्ट ही बढ़ गया। अब सोचो ना कि टैरिफ टैक्स ज्यादा लग रहा था, कोई सामान महंगा था, उसके बावजूद भी इंपोर्ट बढ़ गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे इकोनॉमी में वो उस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तभी तो हम लोग दूसरे कंट्री से मंगवा रहे थे वो प्रोडक्ट, है ना। अगर होता ही तो हमारे कंट्री का ही बिकता, बाहर से क्यों प्रोडक्ट आता इतने महंगे दामों पे। लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था इसलिए ये सभी हो गया, और उसके लिए चाहिए पेमेंट करने के लिए चाहिए फॉरेन करेंसी। सो फॉरेन करेंसी हमारे पास था नहीं, सिर्फ इतना ही था कि 2 हफ्ते तक, अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते तक ही हम लोग फॉरेन ट्रेड का पेमेंट कर सकते थे, यानी इंपोर्ट का पेमेंट कर सकते थे। हमारा इकोनॉमी के पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आया? हमारे पास ऑप्शन आया उस टाइम, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही हमारे कंट्री को बचाया। ठीक है। वो अपने पॉलिसी के थ्रू वो गए वर्ल्ड बैंक के पास, वो गए आईएमएफ के पास, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, वो गए और वहां पे उन्होंने डिमांड किया कि हमें लोन चाहिए। ठीक है। और वहां से फिर लोन मिला भी। ठीक है। लेकिन लोन मिला, लेकिन 3 शर्तों पे मिला कि आपने जो इतना लाइसेंस लगा के रखा हुआ है, इतना रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है, उसको आपको फ्री करना पड़ेगा, है ना, यानी कि आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, जितने लाइसेंसिंग सिस्टम है वो हटाने पड़ेंगे। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जो आपने पब्लिक सेक्टर को भर रखा है चप्पे चप्पे में, हर एक चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है, तो आप प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर्स को भी आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। और तीसरा, आपने जो अपनी इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी करके रखा हुआ है, बाहर वाले को आने नहीं दे रहे हो अपने इकोनॉमी में, अपने कंट्री में, इंपोर्ट वगैरह पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ है, अपने जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसे ओपन करना पड़ेगा। आपको अलाउ करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन ट्रेडर्स को, फॉरेन कंपनीज को कि आपके कंट्री में आके वो बिजनेस ऑपरेट करे, ताकि उनका भी ग्रोथ हो और आपके कंट्री का भी ग्रोथ हो। इसी पॉलिसी को एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, जिस पॉलिसी के बाद हमारा इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो किया। ठीक है। और आज हम लोग जो देख रहे हैं कि हमें कोई एक प्रोडक्ट अगर चाहिए होता है, उसका मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है। जैसे आपको पेन ही चाहिए तो पेन का कितना मल्टीपल ब्रांड्स है, आपको वॉच चाहिए, वॉच का मल्टीपल ब्रांड्स है यहाँ पे। फिर आप देखोगे, आपको मान लेते हैं कि फैन चाहिए, फैन में भी इतने मल्टीपल ब्रांड्स है, बिस्किट चाहिए, बिस्किट में मल्टीपल ब्रांड्स है, अब मल्टीपल ब्रांड्स है। और जो 1950s के दौरान बहुत कम फर्म्स थे, है ना, इक्का दुक्का ही ऑप्शंस हमारे पास था। आज जो हमें दिख रहा है अपना इकोनॉमी, वो एलपीजी पॉलिसी के वजह से। फिर उसके बाद काफी चेंजेस आया और एफडीआई भी, है ना, एलपीजी पॉलिसीज में एफडीआई को भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज यानी फॉरेन कंपनीज जो है वो हमारे कंट्री में पैसे इन्वेस्ट करे। 2 तरीके से कर सकती है, या तो किसी इंडियन कंपनी में वो शेयर्स खरीद ले उसका, ठीक है, या उसका कोई सर्टेन पोर्शन खरीद ले, या इंडियन कंपनी को खरीद ले, है ना। दूसरा वो हो सकता है क्या कि खुद से फ्रेश वो अपना स्टैब्लिश करे, ठीक है, यहाँ पे लैंड परचेस करे, बिल्डिंग परचेस करे और अपना बिजनेस स्टार्ट करे। जैसे सैमसंग आई तो वो क्या हो गया, कि एक हो गया आपका इस तरह का इन्वेस्टमेंट की फ्रेशली ओपन किया गया, ठीक है, जिसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट किसे कह जाते हैं कि अब जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का मेजर जो शेयर्स है वो परचेज किया हुआ है, ये ब्राउनफील्ड हो गया। एक में आपने देखा कि फ्रेशली ओपन किया गया, सैमसंग ने अपना यहाँ पे प्लांट वगैरह लगाया यहाँ पे, और वहीं पे वॉलमार्ट ने शेयर्स परचेज कर लिया। दोनों एफडीआई का ही कहलाएगा। और इंडिया का जिस तरह का पॉपुलेशन बढ़ा और पॉपुलेशन
कैपेबल भी है, यानी कि उसका परचेजिंग पावर भी है उस लेवल का। सो इसके वजह से इंडिया ना क्या हो चुका है, एफडीआई डेस्टिनेशन बन चुका है, प्रेफर्ड एफडीआई डेस्टिनेशन। अधिकतर पूरे वर्ल्ड में जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, कंपनीज है, वो इंडिया में ऑपरेट करना चाहती है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज्यादा है, और दूसरा कि उस प्रोडक्ट का परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है ना। नेक्स्ट है कि इंडिया ने और बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, इंडिया में ही आके ऑपरेट करे लोग और बनाए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। सो इस तरीके के जो पॉलिसीज हैं, जो मेजर्स अपनाए गए, स्कीम्स अपनाए गए, इससे हमारा इकोनॉमी और तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और तेजी से हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। अब जैसे आप एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे कि राइजिंग इनकम, सो इनकम बढ़ रहा है। जैसे एफडीआई का ये आपका 2025 तक का रिपोर्ट है, हमारे कंट्री में एफडीआई कितना हुआ। सो आप देखो सब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2025 में 81, सबसे ज्यादा एक्चुअल में 21 में हुआ था, है ना, 84%। सो अभी फिलहाल हमारा थोड़ा कम है उसके कंपैरिजन में। तो ये फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो एफडीआई काफी हमारा हो रहा है ना, हमारे इकोनॉमी में एफडीआई लगातार एफडीआई हो रहा है। सो ये आपका एक शॉर्ट डिटेल था। देखो इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है मैं जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा बात ये है ना। आप इसको नॉलेज पर्पज से इस पूरे वीडियो को आप देखो, और जितना भी बता रहा हूँ वो कम ही है। ठीक है, इंडिया के हिस्ट्री को इतना शॉर्ट में बताना, है ना, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में ये एक्सप्लेन करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यूज है या ओवरव्यूज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और अभी 11th लेवल पे उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक का कंडीशन क्या था, हमारा इकोनॉमिक क्या था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ और फिर से पास्ट में चलते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटीज इन एंशिएंट इंडिया। सो क्या क्या ट्रेडिंग कम्युनिटीज थे। सो हमारे कंट्री में ना कि वर्ण सिस्टम लाया गया, वर्ण सिस्टम चलता था। सो ये वर्ण सिस्टम जाति सिस्टम नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, जिसको लोग आज के डेट में कास्ट सिस्टम भी बहुत लोग ये समझते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। सो ये वर्ण सिस्टम था। सो ये वर्ण सिस्टम जाति सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके कास्ट सिस्टम बना दिया। ठीक है, ये काम के आधार पे ये सिस्टम से बांटा गया था, यानी कि जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जो पर्सन नॉलेज से रिलेटेड फील्ड में है, वो ब्राह्मण के कैटेगरी में आएगा। क्षत्रिय, तो अब ये क्षत्रिय यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो क्षत्रिय यहाँ पे किसको बोला गया, तो वैसे पर्सन जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे वो इस कैटेगरी में आ गया। वैसे जो ट्रेड ट्रेड में जो इन्वॉल्व रहेंगे वो वैसे कैटेगरी में आ गए, है ना, ट्रेड और कॉमर्स और बिजनेस में जो होंगे। और बाकी जो इन सभी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनके लाइफ को, हाउस होल्ड को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो है शूद्र। लेकिन अब इसको ये लोग हायरार्की सिस्टम में बांट दिए, तो ये गलत है। तो मेनली हम लोग को वो सिस्टम पे अभी बात नहीं करना है, वो सिस्टम पे कभी और किसी और टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों को ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में बात करना है। तो इसमें जो वैसे हैं, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे, जो मेनली बिजनेस से रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व थे। इसमें कुछ जो प्रोविंसेस थे, तो उसमें कम्युनिटीज का नाम भी था, जैसे पारसीज, बनियाज, मारवाड़ीज इन बॉम्बे रीजन, लिंगास in Karnataka, Chetis and Komatis in Madras, खत्रीज इन पंजाब, मारवाड़ीज इन बंगाल एंड आसाम। तो इस तरीके से कुछ था यहाँ पे हमारा bifurcation. Though the ages, India has occupied unique position in the commercial world as the main supplier of world luxuries, thus had a favorable balance of trade. During British rule, India started to lose its same. तो ये टॉपिक तो हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग हुंडीज वगैरह में बात कर लिए। सो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या था, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम आने से पहले। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का मतलब जैसे आज के डेट में हमारे पास बैंक्स हैं, बहुत तरीके के बैंक्स है, और सभी बैंक्स आरबीआई के अंडर में आते हैं, तो रेगुलेशन भी है उसका। सो आरबीआई रेगुलेट करती है हर एक कॉमर्शियल बैंक्स को। सो पहले फॉर्मल सिस्टम आने से पहले इंडिजिनस बैंकिंग चलता था। इंडिजिनस का मतलब हो जाता है ना, जिसको हम लोग स्वदेशी कहते हैं, स्वदेशी यानी अपने देश का। ठीक है, सो अब इंडिजिनस बैंकर्स हुआ करते थे, यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसे हुआ करते थे। तो कुछ ऐसे कम्युनिटीज को यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे उसमें से श्रॉफ्स थे, मारवाड़ीज थे, मुल्तानीज थे, जैन थे, साहूकार थे, महाजन थे, खत्री थे, सेठ थे, बनिया थे, ये सभी। तो इनके पास फंड्स ज्यादा था, तो ये एक फैसिलिटीज प्रोवाइड किए।
जो बैंक आज के डेट में जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, सो उसी तरह का फैसिलिटीज उन्होंने प्रोवाइड किया कि लोगों के पास अगर पैसे हैं तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं हमारे पास, और उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस डिपॉजिट पे। उसी तरह से लोन भी प्रोवाइड करते थे ये, और लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ठीक है, फिर हुंडी वाला जो काम है कि ये क्या है कि पेपरलेस ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं, है ना, या जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस उस टाइम में हुंडी के थ्रू हुआ करता था कि जाओ वहां पे ये चिट्ठी दे देना और पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब ये हुंडी हो गया, या फिर जितने भी अभी हम लोगों ने फंक्शंस देखे, ये वो बैंकिंग सिस्टम, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम्स कर रहे थे। सो इंडिजिनस बैंकर्स इज एन एनी इंडिविजुअल प्राइवेट फॉर्म रिसीविंग डिपॉजिट एंड डीलिंग इन हुंडीज और लेंडिंग मनी, जो अभी मैंने बताया। इसमें कुछ कम्युनिटीज का नाम फेमस था और उनका एसोसिएशन भी था। पहले तो अलग अलग सेपरेटली ओपन किया, फिर एसोसिएशन बना लिया, अलग अलग स्टेट्स में इनका एसोसिएशन था। जैसे बैंक के ब्रांचेस होते हैं ना, तो उस तरीके के ब्रांचेस इन्होंने बना लिए। मुल्तानी हो गया, शिखरपुरी बैंकर्स हो गया, बैंकर्स एसोसिएशन, मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन मुंबई, इस तरह का काफी फेमस था उस टाइम, उस दौरान। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लो आप। सो दे आर ऑपरेटिंग मेनली इन रूरल एरियाज बिसाइड टाउन्स एंड सिटीज। सो रूरल एरियाज में मेनली ऑपरेट कर रहे थे, और इनका ब्रांचेस जो था वो अलग अलग टाउन्स में था। दे मेंटेन ब्रांचेस इन इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज विद स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेज्ड बाय देयर एजेंट। तो एजेंट को गुमास्ताज भी कहा जाता था। They borrow funds by accepting deposit from people, not permissible now by RBI। आज के डेट में RBI इसको परमिट नहीं करती है, इंडिजिनस बैंकिंग को प्रमोट नहीं करती है। They provide credit facilities, flexibility against security, land, jewelry, etc. So credit facility प्रोवाइड करते थे अगेंस्ट, तो आपको कोलैटरल रखना होता था, जमीन का कागज आपने रख दिया, फिर आपने ज्वेलरी रख दिया, सो ये सभी आप रख सकते थे। और समटाइम्स जस्ट अगेंस्ट प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में भी आपको पैसे मिल जाते थे, क्रेडिट फैसिलिटीज। दे प्रोवाइड लोन टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु कैन नॉट ऑफर सिक्योरिटी एक्सेप्टेबल टू कॉमर्शियल बैंक्स। सो ये वैसे वैसे लोगों को भी ये करते थे कि जिनके पास सिक्योरिटीज उस लेवल का नहीं होता था, जो कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो वैसे वैसे सिक्योरिटी एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, दे प्रोवाइड रेमिटेंस टू देयर कस्टमर, तो उसके बदले में रेमिट किसी और पर्सन को प्रोवाइड कर देते थे, ऐसे हुंडीज का हमने देखा। दे ड्रॉ एंड डिस्काउंट बिल्स हुंडीज फॉर देयर कस्टमर्स, ये सब काम इनका था। फिर आगे देखिए, हाउएवर द सिनेरियो ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ये चेंज हो गया। ब्रिटिश रूल में बैंकिंग सिस्टम स्टैब्लिश हो गया, ब्रिटिशर्स के ही थ्रू बैंक स्टैब्लिश किया गया। द यूरोपियन बैंक्स टुक ओवर द फाइनेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। द कॉमर्शियल बैंक्स वर सेट अप इन मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। सो जो इंडिजिनस बैंकर्स जो काम कर रहे थे, सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही काम जब उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों को तो ज्यादा फायदा हो रहा है, ब्रिटिशर्स तो मेनली ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे इस तरीके से तो ये लोग जो इंटरमीडिएटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा काम करें। तो उन्होंने बैंक्स एस्टैब्लिश कर दिए, इंडिजिनस बैंकर्स के कंपैरिजन में उन्होंने भी क्या कर दिए, बैंक्स एस्टैब्लिश कर दिए, और वही फैसिलिटीज और भी बड़े लेवल पे प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका बैंक्स ज्यादा फेमस होने लगा फिर। और फिर जो आपका एसबीआई तरह का जो ये हुआ, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अलग नाम से पहले जाने जाते थे, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले से हैं हमारे। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट द बिजनेस ऑफ इंडिजिनस फाइनेंशियल एजेंसीज वाज लिमिटेड टू इंटरनल ट्रेड। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन इंडिजिनस बैंकर्स का जो ट्रेड था वो लिमिट हो गया था। This business further contracted with rise in commercial and cooperative bank soon after nationalization of मेजर कॉमर्शियल बैंक्स इन जुलाई 1969। सो उसके बाद क्या हुआ, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1969 में बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, और फिर आगे चल के और भी सभी बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। यानी अब सभी बैंक्स गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर ही ऑपरेट होंगे, कोई भी प्राइवेट बैंक रहे उससे मतलब नहीं है, ऑल विल बी नेशनलाइज्ड, और सभी कोई रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके रूल के अकॉर्डिंग, तो आरबीआई और गवर्नमेंट के रूल्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ही ऑपरेट होंगे। सो इस तरीके से ब्रांचेस जब ये आए बैंक्स के, और बैंक्स बने और मर्ज हुए और नेशनलाइज्ड हुए, तो इंडिजिनस बैंकर्स का फिर जो जो एरिया था, जो बिजनेस था, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
है ना, वो काफी, आप ये देख सकते हो एक तरीके से काइंड ऑफ बंद हो गया, जो बहुत छोटे लेवल पे आज भी कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है ना। फिर राइज ऑफ इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज किसे कहते हैं? सो इंटरमीडिएरीज का मतलब जो दो पर्सन को लिंक करे, दो कम्युनिटी को लिंक करे, वो इंटरमीडिएरीज हो गया। तो दो तरह के इंटरमीडिएरीज का यहाँ पे बात किया गया। एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, सो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में क्या आ गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज हो गया, या इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स हो गया, बैंकर्स हो गया, ये सभी आ गया। सो पैसे का जरूरत है, सो बैंक्स के थ्रू, बैंक्स इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है ना। फिर उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज और ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज, these are included middlemen who acted as agent between producer and consumers. So आज के डेट में इंटरमीडिएरीज होता है ना, ट्रेडिंग इंटरमीडिएरीज। सो जो क्या करता है, हेल्प करता है ट्रेड करने में, है ना, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को लिंक करता है। उसी तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी क्या हुए, डेवलप हुए। तो पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, पहले भी हमारा क्या होता था कि आपने देखा स्टार्टिंग से इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपने देखा कि हमारा जो ट्रेड था वो लैंड रूट और वाटर रूट से तो हो ही रहा था, और फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया। सो रेलवे के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होने लगा। फिर उसी तरह से उसी दौरान हमारा फिर एविएशन यानी कि एयरवे, एयर ट्रांसपोर्टेशन आया। रोड को अच्छा किया गया तो रोड ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा बूस्ट हो गया। और वाटर ट्रांसपोर्ट तो हमारा ये पास्ट टाइम से ये है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से हमारे कंट्री का फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा आता है। तो आप देख सकते हो कुछ लिस्ट दिया हुआ है जो हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे, और आज भी काफी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें से द फ्यू प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है क्या, टेक्सटाइल, प्रोसेस प्रोडक्ट लाइक कॉटन टेक्सटाइल, yarns, threads, silk, jute, shipbuilding and steel, dry fruits and Indian spices, Kashmiri carpets, metal, wares, वुड आइटम्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस प्रोडक्ट्स, ये सभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और फाइनल अब हमारा यहाँ पे कि आज के डेट में हमारा कंट्री कौन से पोजीशन पे है। सो यहाँ पे देखो एक फिगर मैंने यहाँ पे दे रखा है। सो उस फिगर में मेंशन है कि वर्ल्ड्स टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन 2025। सो ये वीडियो तो हमारा बेसिकली 2025 में ही बन रहा है, अपलोड होगा। सो आज तक का यहाँ पे दिया गया है कि 2025 में टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज कौन सा है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया 4th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, देखो, है ना। तो फर्स्ट नंबर पे तो यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, फिर जर्मनी है, उसके बाद इंडिया ही आ रहा है। तो इंडिया का पूरा मैंने आपको हिस्ट्री तो बता दिया कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, उससे पहले क्या था, और ब्रिटिशर्स के बाद 1950 टू 1990 क्या रहा, और 1990 के बाद क्या रहा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ये शॉर्ट में आपका एक सर्टेन डेटा दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें वही सभी बातों को कंक्लूड किया गया है, अलग अलग जो हमारे सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, और हमारा सब कॉन्टिनेंट जो है, हमारा जो इंडिया है, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमीज में इस तरह का जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेटर है एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स टाइम, ठीक है। सो अब वो आप देखो कि पूरे वर्ल्ड में 4th रैंक रखना ये कोई मामूली बात नहीं है ना। सो ये हमारा शो कर रहा है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है और भी कंट्रीज को सरपास कर दे और कंट्री से ये ऊपर चला जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो था, जिसका लास्ट टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग था। सो फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा का पूरा कवर हो गया, जिसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा। ये तीनों का डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मेंशन होगा। आपको कोई भी डाउट है, और इसी तरह से बेसिकली आपका आगे वीडियोस कंटिन्यू होगा, तो आगे चैप्टर्स के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आप वहाँ पे बता सकते हो, या कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।